हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर हैं, जिसमें कि रहेगा आपका HPGK रहेगा और मैथ का जो मॉक टेस्ट आपका वो रहेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि डेली हर रोज़ वीडियो शाम को 7:30 बजे जब अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। बाकी HPGK, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर और मैथ का सेक्शन जो है, इसकी जो वीडियो है 39 मॉक टेस्ट है, 39 मॉक टेस्ट जो कि अपलोड हो चुके हैं और जिसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप सीक्वेंस वाइज इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो भी कैंडिडेट HP पटवारी एग्ज़ाम या HP पुलिस एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें ये सारे चैप्टर पूछे जाते हैं, उन सब के लिए जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि बेबल सम्मेलन 1945 में किस स्थान पर जो है वो ये हुआ था? तो ये सोलन में हुआ था, धर्मशाला में, मनाली में या शिमला में? तो बेबल सम्मेलन जो है ये हुआ था 1945 में। कब हुआ था ये? 1945 में हुआ था और हुआ था ये किस में? शिमला में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुधौन और पार्वती ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो ये चंबा में है, सिरमौर में है, कुल्लू में या शिमला में? तो दुधौन और पार्वती ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू का एक फेमस जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो याद रखेंगे आप। उसकी ट्रिक भी है एक, लेकिन ऐसे बताया तो मैं आपके, जैसे कोखन हो गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है। कोखन हो गई, क्यास हो गई, ठीक है, कंवर हो गई, सैंज हो गई, तीर्थन हो गया, ठीक है। ये कुल्लू की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। मनाली इंपॉर्टेंट है सारी, इसलिए मैंने लिख दी है। तो ये जो है कोखन, क्यास, कंवर, सैंज, तीर्थन, मनाली, ये सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालयन रियासत प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1930 में की थी, 1939, 1938 या 1940? तो ये 1939 में की थी। और कहाँ पे की गई थी? शिमला में, ठीक है। शिमला में 1939 में हिमालयन प्रजामंडल की स्थापना की थी। चलते हैं नेक्स्ट, शिमला डिस्ट्रिक्ट में हुई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृता शेरगिल कौन थी? तो अमृता शेरगिल जो ये कौन थी? ये अभिनेत्री थी, एक कवित्री थी, नृत्यांगना थी या चित्रकार थी? तो अमृता शेरगिल जो एक ये चित्रकार थी, प्रसिद्ध चित्रकार थी ये अमृता शेरगिल। अब आपने ये बताना कि अमृता शेरगिल जो है ये कहाँ से संबंधित है, ठीक है। तो इसका रिलेशन कौन सी जगह से, कहाँ से संबंधित है, आप अमृता शेरगिल ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंडी जिले में नमक की खाने किस स्थान पर स्थित है? गुम्मा दरंग, सबको पता है गुम्मा दरंग, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं इसको। तो ये गुम्मा दरंग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा जो वो शिमला से नहीं लगती है? तो सिरमौर की नहीं लगती है, सोलन की नहीं लगती है, बिलासपुर की नहीं लगती है, या फिर मंडी की जो वो सीमा नहीं लगती है, जो शिमला डिस्ट्रिक्ट से किसकी सीमा नहीं लगती है? तो सिरमौर भी लगता है, ठीक है, चूड़धार जो जोड़ती है शिमला सिरमौर को। सोलन भी लगता है आपका, मंडी भी शिमला से लगता है, लेकिन बिलासपुर जो है ये इसकी सीमा जो वो शिमला से नहीं लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराग्लाइडिंग के लिए प्रसिद्ध, जो पैराग्लाइडिंग होती है उसके लिए प्रसिद्ध बीड़ बिलिंग जो वो किस घाटी में स्थित है? तो ये चंबा घाटी में, सोलन में, कांगड़ा घाटी में या मंडी घाटी में? तो आपको पता है कि बीड़ बिलिंग जो है ये कांगड़ा घाटी में स्थित है। बीड़ बिलिंग जो पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कभी भी क्वेश्चन ऐसा पूछा था कि बीड़ बिलिंग के साथ कौन सा फेमस टेम्पल जो है वो स्थित है? तो आपको पता है कि बैजनाथ, इसके नज़दीक पड़ता है ये बैजनाथ, ठीक है दूर, लेकिन सबसे फेमस टेम्पल जो बैजनाथ जो पैराग्लाइडिंग के नज़दीक ये जो फेमस टेम्पल है बैजनाथ। बाकी नीचे आ जाओ आप तो सैंथल चौतड़ा में वहाँ कॉलोनी आपकी, तो वो भी है पर इतने फेमस नहीं वो, लेकिन बैजनाथ जो है सबसे फेमस टेम्पल जो बीड़ बिलिंग के पास जो भी ये स्थित है, उससे थोड़ा दूर 10-15 किलोमीटर के होना है आसपास इतना की। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सांगला घाटी जो सिरमौर में है, शिमला में है, किन्नौर में या फिर कुल्लू में है? तो सांगला घाटी जो है, इस घाटी को और किस नाम से जाना जाता है? तो सांगला घाटी को हम बसपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, बसपा घाटी के नाम से। तो सांगला घाटी या बसपा घाटी तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है आपकी? ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है, तो किन्नौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी कौन सी है? तो सांगला घाटी है, कांगड़ा घाटी है, रावी घाटी है, बला घाटी है?
तो हिमाचल प्रदेश की जो सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है वो है बल्ह घाटी। ठीक है, बल्ह घाटी जो हिमाचल प्रदेश की सबसे अधिक उपजाऊ घाटी है, तो बल्ह घाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव घाटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये कुल्लू घाटी को, कांगड़ा घाटी को, चंबा या मंडी को। तो देव घाटी के रूप में किस घाटी को जो ये जाना जाता है? तो ये है आपका कुल्लू घाटी को। कुल्लू घाटी को जो ये देव घाटी के रूप में भी जाना जाता है, तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरी गंगा किसकी सहायक नदी है? तो ब्यास की है, सतलुज की है, यमुना की है या रावी की है? तो गिरी गंगा जो आपकी ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना की है। यमुना का जो एक ही नाम है वैदिक, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कालिंदी। ठीक है, ब्यास नदी के दो नाम हैं, एक तो अर्जकिया है, ठीक है, एक अर्जकिया है जिसको हम वैदिक नाम बोलते हैं, और एक विपाशा है जो संस्कृत नाम है। उद्गमन कहाँ से हुआ इसका? इसका रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से हुआ है। सतलुज के भी दो नाम हैं, एक शतुद्री है, ठीक है, वैदिक नाम, और संस्कृत नाम शतुद्र है। इसका जो ओरिजिनेट है वो हुआ है रक्षस्थल से, ठीक है, रक्षस्थल से मानसरोवर झील के पास से। यमुना नदी का हो गया कालिंदी। रावी नदी का वैदिक नाम जो है, तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषाणी, और संस्कृत नाम है इसका ईरावती। अब एक रही आपकी वो है चिनाब नदी, ठीक है, चिनाब नदी। तो चिनाब नदी का जो वैदिक नाम है वो है अस्किनी, और इसका जो संस्कृत नाम है वो है आपका चंद्रभागा। ठीक है, और चिनाब नदी का निर्माण कैसे होता है? चंद्रा और भागा, चंद्रा और भागा के दो नदियों के संगम से होता है, जो कि तांदी में आपस में जाकर मिलती है, और वहाँ पे चिनाब नदी का निर्माण ये करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाठना, ये बाठना यहाँ पे, ठीक है, बाठना जो है ये किस जिले का लोक नाटक है? तो सिरमौर का है, कुल्लू का है, मंडी का है या शिमला का है? तो बाठना किस जिले का लोक नाटक है? ये जो आपका बाठना लोक नाटक ये आपका मंडी जिले का, ठीक है, मंडी जिले का बाठना लोक नाटक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में दराटी बनाने के लिए, जो दराटी होती है जिससे हम घास काटते हैं, उसको बनाने के लिए मुख्यतः किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो शीशम की लकड़ी का, देवदार की, अखरोट की, चीड़ की। तो जो दराती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है वो शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, शीशम की लकड़ी। तो शीशम की लकड़ी हो जाएगी इसमें, तो शीशम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतधारा झरना किस जिले में स्थित है? तो कुल्लू में, मंडी में, कांगड़ा में या चंबा में? तो सतधारा झरना, ये जो सतधारा झरना है आपका, ये आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो सतधारा झरना आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में, और चंबा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? पंचपुला में, ठीक है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में पंचपुला। और ये ठंडे पानी का चश्मा है, ठीक है, ठंडा पानी होता है यहाँ पे, ठंडा पानी का झरना ये सतधारा। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहला झरना किस जिले में स्थित है? तो राहला, ठीक है, राहला झरना ये किस जिले में जो ये स्थित है? तो ये जो झरना आपका ये भी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है राहला झरना। तो कुल्लू इसका जो ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन की, बोलता है कि एक गाँव की जनसंख्या 4 लाख थी। कितनी थी? 4 लाख थी। पहले इसमें 10% की वृद्धि, पहले इसमें 20% की वृद्धि होती है पहले वर्ष, ठीक है, इसमें 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद पूछा कि इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो परसेंटेज मेथड से निकालेंगे इसको भी हम। 20% की वैल्यू आपको पता है कि 1/5 होती है, कैसे निकाल के आपको बता देगी वैल्यू भी। और 30% की वैल्यू होगी 3/10, 3/10 जो वो 30% की वैल्यू जो ये होगी। निकलती कैसे है एक बार फिर देख लो, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं वीडियो। तो ये 20 को काट दे, डिवाइड कर दो, ये इसकी वैल्यू आ गई 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अब ये 30/100 है, तो 10 हैं 30 और 10 दाए 100, तो ये 3/10 आ गई। ऐसे आपकी परसेंटेज वैल्यू निकलती है। चार्ट होता है एक परसेंटेज वैल्यू का, वो आपने याद कर लेना सारा। तो अब बोलता है कि एक गांव की जनसंख्या जो है वो पहले 4 लाख थी, ठीक है,
फिर 20% की वृद्धि हुई पहले वर्ष, ठीक है, 20% की वृद्धि हुई पहला वर्ष जिसमें 20% की वृद्धि हुई, तो ये कितनी थी, 5 थी जनसंख्या, अब कितनी होगी, 6 होगी। और दूसरे वर्ष क्या हुआ, इसमें इस 30% की वृद्धि हो गई, मतलब कितनी थी, 10 थी और ये हो गई 30, ठीक है। पहले साल इसमें 10%, इसमें कितने की वृद्धि हुई, 5 थी, ठीक है, 1 की वृद्धि हो गई 6 हो गई। दूसरे साल कितनी थी जनसंख्या, 10 थी, 3 की वृद्धि हुई, ये हो गई आपकी 13, गलत कर दी मैंने, 13, 3 की वृद्धि हुई तो 13 हुआ, ठीक है। दूसरे वर्ष जो 3 की बढ़ोतरी इसमें तो ये 13 हो गई। तो अब तीसरे साल ये जनसंख्या, मतलब 2 वर्ष के बाद पूछा कि ये जनसंख्या कितनी होगी 2 वर्ष के बाद, तो ये बताना है हमें। तो ये 10 पंजे 50 और ये 13 छिके 78। तो ये यहाँ पे पहले जो जनसंख्या पहले पहले कितनी थी हमारी, 4 लाख थी, ठीक है। स्टार्टिंग में कितनी थी, 4 लाख की, और बाद में कितनी हो जाएगी, वो इतनी 78 हो जाएगी। तो पहले यहाँ कितनी है हमारी, 4 लाख, तो 50 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 लाख जो है ये हो जाएगी। तो हमें एक पार्ट की वैल्यू चाहिए, तो 50 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये 400 हो जाएगा। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, 8000 हो जाएगी। यहाँ पे भी यूनिटरी मेथड ही चलेगा, तो एक पार्ट की वैल्यू 8000 है, तो 78 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ पे निकालना है हमने। तो ये कितनी हो जाएगी, 78 को 8 से आप ये 3 जीरो एज इट इज़ आ जाएगी, 78 को 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 64, 4 आ गया 6, ठीक है, 8 7 56, 56 और 6 62, समझिए। ये कितनी आ गई, 6,24,000। तो मतलब 2 वर्ष के बाद जो शहर की जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 6,24,000। आपको परसेंटेज जो वो आनी चाहिए, और दूसरा यूनिटरी मेथड, दो ही चीज़ें आनी चाहिए जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी हो जाएगा, परसेंटेज भी हो जाएगा। आगे फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट चलेगा, वो भी साधारण ब्याज, और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज, वो भी यहीं से आपका क्लियर हो जाता है। तो समझ गए, पहले साल जनसंख्या कितनी थी, 5 थी, 1 की बढ़ गई 6 हो गई, दूसरे साल 10 थी, 3 बढ़ गई 13, तीसरे साल क्या होगी, तो 2 वर्ष के बाद जैसे शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 50, और यहाँ पे 78। लेकिन यहाँ पे कितनी दे रखी है, पहले में जनसंख्या 4 लाख, तो मतलब 50 पार्ट की वैल्यू 4 लाख है, तो हमें 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए होती है। जैसे ये दिया 50 पार्ट की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास है, 4 लाख, ठीक है। तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी हुई, तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिजिट आ जाएगी आपके पास। तो 8 पंज 40, तो 8000 आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अगर ये इसका 8000 गुना, तो ये भी 8000 गुना होगा। तो 78 को 8 से इसलिए मैंने मल्टीप्लाई करा, 78 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई करा, और बाकी 3 जीरो है ही, बाद में जीरो ऐड कर लेना आपने। तो 6,24,000 जो आपका 2 साल बाद जनसंख्या हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार है, ठीक है, एक ए उम्मीदवार है, एक बी है, एक सी है, ये मान लेना आपने। बोलते हैं कि पहले उम्मीदवार को 40% मत मिले, पहले को 40% मत मिले, तो ये लिख दिया हमने। दूसरे उम्मीदवार को 35% मत मिले, ठीक है। तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 75%, ठीक है। अब बोलते हैं कि मत मिले, अगर चुनाव में कुल मत 50,000 है, तो तीसरे उम्मीदवार, ये तीसरा उम्मीदवार है, इसको कितने मत मिले। तो आपको पता है कि टोटल हमारे पास कितने मत हैं, 50,000, ये कितना परसेंट है टोटल, 100% दे रखा है, लेकिन यहाँ पे कितने बन रहा है, 75% बन रहा है। तो ये 25% जो वोट है इसमें ये सी को पड़े हैं। लेकिन इसमें बोला कि तीसरे उम्मीदवार को मत कितने मिले, मतलब उसकी संख्या पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा है। तो ये कितने टोटल 100 है ना, तो ये 100 पार्ट है ये पूरा। तो 100 पार्ट की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितना, 50,000। तो 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, तो 500 जो है ये 1 पार्ट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 25% जो वोट मिले हैं, तो ये कितना गुना है, एक का 500 गुना हो जाएगा, तो उतने वोटों की संख्या आ जाएगी 25 पंज 125, ठीक है। 12,500 वोट जो है तीसरे उम्मीदवार को मिले, किसको, सी को। तो 12,500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, फिर आ गया क्रय मूल्य जिसको हम क्या बोलते हैं, सीपी, कितना है, 4500 है। विक्रय मूल्य 3500 है,
SP कितना है, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 3500 है। तो बोला हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्रय मूल्य हमारा 4500 है, विक्रय मूल्य 3500 है, मतलब 4500 की चीज़ हमने 3500 रुपये में बेची, तो हमें कितने का लॉस हुआ, हमें हुआ 1000 रुपये का लॉस। और प्रॉफिट और लॉस, ये बात ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये हमेशा किस पे निकलते हैं, CP पे निकलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस हो, ये हमेशा CPA पे निकलेगा, क्रय मूल्य पर निकलेगा। तो परसेंटेज में पूछा है कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देख लो आप, 1000 को आप किससे डिवाइड करेंगे, 4500 से, और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो काट दो 0 से 0, 5 से चला जाएगा, 9 पंजे 45। ठीक है, और 5 दूनी 10, तो ये आ गया आपके पास 200/9। तो 9 दूनी 18, फिर 2 रिमाइंडर बच गया, 9 दूनी 18, 2 फिर रिमाइंडर बच गया, तो ये आ गया आपके पास 22/2/9। ठीक है, तो ये 22/2/9 जो है इसका ये आंसर हो जाएगा, ये पॉइंट नहीं है, ये 22/2/9। ठीक है, 22/2/9 जो है इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 40% हानि पर किसी एक व्यक्ति ने 40% हानि पर किसी वस्तु को बेचा, कोई वस्तु उसको 40% हानि पर बेचा। यदि विक्रय मूल्य 6000 है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य कितना है, 6000 है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अच्छा, 6000 है, 40% लॉस पे बेचा, तो पहले परसेंटेज मेथड से इसकी परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, तो इसकी वैल्यू निकालो। 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है, 2/5 आ जाएगा। नीचे वाला हमेशा CP होगा। ठीक है, नीचे वाला हमेशा CP होगा, और जो प्रॉफिट और लॉस होगा ऊपर, उसको ऐड करके या माइनस करके विक्रय मूल्य बनेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम CP, यहाँ पे लिख लेते हैं SP, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, 5 रुपये की वस्तु है, 2% के लॉस पर बेची। ठीक है, यहाँ पे देखो 40% की हानि ना, तो ये 40%, 2 पार्ट की वैल्यू 40% है, तो 2 की हानि हुई, तो इसका विक्रय मूल्य 3 आ गया। ठीक है, तो बोला कि यदि विक्रय मूल्य 6000 है, लेकिन यहाँ कितना दे रखा है हमारे पास विक्रय मूल्य 6000, 3 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 6000, तो हमें चाहिए 1 पार्ट की वैल्यू, तो 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 2000 1 पार्ट की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये 2000 1 पार्ट की वैल्यू आ गई, तो इसको 2000 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से भी, तो यहाँ पे 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6000 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10,000। जब 2000 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10,000 जो आ जाएगा इसका CP आ जाएगा। SP कितना, इसका विक्रय मूल्य कितना, 6000, तो 10,000 जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पार्टी के अलग अलग स्थानों पर प्राप्त मतों के 31% और 26% के मतों के बीच का अंतर 2350 है, 2350 है, तो इन मतों का 7% क्या होगा। इन मतों का 7% पूछा है। ठीक है, हमें ये बोला गया कि 31% है, एक तरफ 31% है और दूसरी तरफ कितना है, 26% है। इनके जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, ये कितना है, 2350 है, ये दे रखा हमारे पास 2350। इनके बीच का डिफरेंस जो वो दे रखा हमारे पास कितना, 2350। तो ये बीच का यहाँ कितना डिफरेंस परसेंटेज में, यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 6 5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी, 23,050, तो 7% की वैल्यू कितनी होगी, वो हमने निकालना है। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन है जो हमने यहाँ से निकालना है। तो 5 यहाँ पे नीचे आ गया 1 पार्ट की वैल्यू, और 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकला जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20 आ गया, 3 7 5 35 आ गया, 0। अब 470 को आप 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 7 7 49 हो गया, 0 आ गई पहले, 4 आपका रिमाइंडर बच गया, 7 चौके 28 4 32, तो 3290 जो आपका ये जो है इसका आंसर जो हो जाएगा। तो ये था आपका आज का सेशन, जिसमें कि 20 क्वेश्चन थे। तो 20 क्वेश्चन में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।